Before I start, I would like to know how many are the newcomers who were not there in 11th here and joined for 12th. How many? Okay, thank you. Now we will be starting the OCM, Organization of Commerce and Management, and our target is to complete the syllabus by 30th July. I think it should get over much prior to that. बोर्ड ने आप लोगों के ऊपर बहुत मेहरबानी की है. They have restricted the syllabus to only 8 chapters. OCM. I don't know what impression you people have carried till 11th grade, but in 12th standard, if any one of you is serious to score above 90 plus percentage, then trust me, this subject is going to help you a lot. Most of the student having the impression that theory subject like economics and OC are not so scoring subject. उसमें कितना भी लिखो टीचर मार्क्स देते ही नहीं है. दैट इज यस ट्रू राइट अप टू 11th स्टैंडर्ड, बट बिकॉज यू आर एट द मर्सी ऑफ योर कॉलेज टीचर्स एंड दे डोंट लाइक इट. तो वो लोग, आपने अगर 5 मार्क का भी आंसर लिखा है और आपने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके आंसर छाप दिया है टेक्स्ट बुक का, फिर भी दे विल रिस्ट्रिक्ट यू टू 3, 3.5 और 4 मार्क्स. दे मे नॉट गिव यू 5 on 5. ट्रस्ट मी, we are the board paper correctors. We know how much we give. OC में highest is 99 out of 100. So you can understand this. So 80 mark का जो आपका written paper है, there are students who have scored 79 also out of 80. So 100 में से 99 is also there. ये board के records हैं. और आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को 100 में से 99 आया है, ऐसा मान के चलते हैं कि कॉलेज ने उसके ऊपर बोनस दिया होगा, इंटरनल में 20 में से 20 दे दिया होगा, मतलब बाकी रिटर्न पेपर में 80 में से 79 उसने स्कोर किया होगा. तो देयर आर एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स. अगर आप सही आंसर लिखते हो, डिस्टिंग्विश में 4 में से 4 मिलता है, आंसर इन ब्रीफ में 5 में से 5 मिलता है. जितने भी आंसर्स आप लिख सकते हो, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आपको 4 में से 4 मिलता है. यू शुड नो हाउ टू राइट. आई एम हियर टू डिलीवर द कॉन्सेप्ट टू यू. जैसे सिलेबस खत्म होगा, आई विल गिव यू द एंटायर मेथड ऑफ राइटिंग द पेपर, हाउ टू राइट द पेपर, हाउ टू कंप्लीट द पेपर ऑफ OC इन 150 minutes. दैट ऑल्सो सेशन आई कैन टेक सेपरेटली. I have written 4 books on OCM with Navneet publication. मार्केट में जो 21 करके सेट आता है नवनीत पब्लिकेशन का, आई एम द ऑथर ऑफ दैट बुक. सो जितना मैं बोलता हूं उसको मान के ले लेना इफ यू रियली वांट टू स्कोर. OC में ऐसा कुछ हैवी नहीं है कि आपको पढ़ते पढ़ते टेंशन हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, अरे बाप रे इतना तो मैं कैसे पढ़ेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है इस सब्जेक्ट में. इट्स फुल ऑफ नॉलेज. My only request is to remain sincere, 100% attendance and 100% attention. These 2 things we need from you, which I keep on requesting all the time. So अगर 11 बजे का लेक्चर है तो 11 बजे के पहले सब लोग क्लास में होने चाहिए. अनीश सर ने लेट छोड़ा या किसने लेट छोड़ा, that is none of my concern. Right? So let's begin. I'm introducing this first index page to you all. You all can see this over here. These are your 8 chapters. Book आप लोगों को अभी तक नहीं मिला, अगले हफ्ते तक बुक मिल जाएगा. So आज मैं जो चैप्टर मैं आपसे पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो उसका I thought कि I should get a print out of that. Even I could have taught you without a printout, but then there are certain people who feel uneasy and uncomfortable कि सर without book कैसे करेंगे. So I thought let me take this printout of those few pages which I'm gonna start today. इफ यू नो 11th स्टैंडर्ड, अगर गलती से किसी को याद है, आपका 11th स्टैंडर्ड का 8th चैप्टर जो था दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट था.
रिमेंबर दैट. इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट हुआ, 8वां चैप्टर 11th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, 12th स्टैंडर्ड वहीं से पिकअप हो रहा है. दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 चैप्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये 2 मेजर चैप्टर हैं. लेट मी टेल यू, मैंने ये 11th स्टैंडर्ड में भी बोला था स्टूडेंट लोगों को, ऑब्वियसली आप लोगों को याद नहीं होगा. ये चैप्टर आज से 8 साल पहले टीवाई बीकॉम में हुआ करते थे. 12th का सिलेबस नहीं था ये. इनफैक्ट ये सब्जेक्ट को OCM भी नहीं बोला जाता था, सिर्फ OC बोला जाता था. दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स. बिकॉज मैनेजमेंट के चैप्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, सब्जेक्ट का नाम भी चेंज करके वो लोगों ने OCM कर दिया. दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं. कमिंग फर्दर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. नाउ कॉमर्स के स्टूडेंट को अगर बिजनेस सेंस डेवलप नहीं हुआ है आज तक, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू. अब तक वो कॉमर्स में बिजनेस का सेंस कहीं ना कहीं पे हल्का फुल्का डेवलप हो ही जाता है हर स्टूडेंट के अंदर. आप लोग ये शार्क टैंक इंडिया वगैरह अगर आप सीरीज वगैरह देखते होंगे, यू अंडरस्टैंड देयर आर मेनी यंगस्टर्स आर हैविंग देयर ओन स्टार्टअप एंड ऑल. वो स्टार्टअप वगैरह क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, we are giving the information in this chapter on that. That is entrepreneurship development. Excuse me sir, stand up. आपके पीछे. Next, yes, आपका बैग बुक लेके इधर आ जाओ. पूरे इंडेक्स में सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आपका कोई है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज. आपका 80 मार्क का एग्जाम होने वाला है. 80 में से 25% इज डेडिकेटेड टू ओनली टू दिस वन चैप्टर. 20 मार्क के क्वेश्चन सिर्फ इसमें से आएंगे आपको, रिटन गारंटेड. विदाउट ऑप्शन की बात कर रहा हूं, विद ऑप्शन 27 मार्क्स. 20 मार्क का चैप्टर है ये. और ये चैप्टर जब आपके हाथ में बुक आएगा तब आप देखोगे ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, यही कोई 55-60 पेज का चैप्टर होगा, बड़ा नहीं है ज्यादा. सो इट इज दैट चैप्टर. 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, अगर किसी को याद होगा तो, जो 5 चैप्टर का मिला जुला था. कौन सा था वो चैप्टर? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. याद है? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सब था उसके अंदर. यस और यस. सेम टू सेम टाइप का, सिमिलर टाइप का चैप्टर आपको दिया है इन द बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज इज अ बंडल ऑफ 5 चैप्टर्स. सो बोलने के लिए एक दिया है, लेकिन कॉमर्स में जितने सर्विसेज होते हैं लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब 5 चैप्टर मिला के एक के अंदर डाल दिया, ऊपर एक टैगलाइन दे दिया बिजनेस सर्विसेज. 5 चैप्टर जोड़ के एक चैप्टर बनाया. दैट्स व्हाई द वेटेज इज 20 मार्क्स. अगर किसी को गलती से पेपर पैटर्न समझा है 11th स्टैंडर्ड से, बोर्ड का पेपर पैटर्न अगर आपको समझ गया है, सो जो लास्ट क्वेश्चन आपका होता है फॉर 8 मार्क्स, उसमें कंपल्सरी क्वेश्चन ये चैप्टर से आता है. 100% गारंटेड. Your exam of board of 2026 will be tentatively either on 14th of February or on 21st of February. I am talking about OC का paper. Timing will be 11 to 2. I am giving you the date also. जैसे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे जाएंगे, आपको एक एक क्वेश्चन भी मिलते जाएगा कि आपका पेपर में क्या क्या आने वाला है. So do not miss any of the lecture. In each lecture I may give you certain tip कि ये क्वेश्चन कौन से सीक्वेंस में आएगा वो भी मैं बता दूंगा. So maybe on 14th of February or on 21st of February at 11 o'clock when you will get your question paper in your hand, you will see my face in that question paper for sure. 100% guaranteed. Fifth one is the emerging modes of business.
5 या 7 मार्क का इसका वेटेज है, इतना ज़्यादा ये लोग ने इसमें इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया है, चैप्टर भी छोटा बनाया है। इट्स लाइक आउटसोर्सिंग बिजनेस, B2B B2C वगैरह टाइप के इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आर लास्ट 3, दैट इज चैप्टर नंबर 6, 7 and 8. Chapter 6 comes to the social responsibility of a business. If anyone from the ICSE student and commercial study जैसा सब्जेक्ट अगर उन्होंने अगर 9th-10th में लिया था, so this is a repetition of this chapter. This chapter was there in ICSE 9th and 10th also. 7th chapter consumer protection was also there in ICSE commercial studies 9th and 10th. It is the repetition or some extension on that. And the 8th one chapter is also taken from the commercial studies of ICSE, that is marketing, but of course this is totally different chapter. And let me tell you, business service के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा important chapter है आपके पूरे index में, that is chapter number 8, marketing. This chapter has a weightage of 15 mark. Now you understand, chapter 4 is for 20 mark, chapter 8 is for 15 mark. 80 में से 35 marks, यानी कि नियरली 50% आपका पेपर ये 2 चैप्टर से आने वाला है. And that's why today I want to start with the chapter number 4, that is business services. Right? Yes sir. Which one? नहीं सर, कोविड चला गया. पेपर पैटर्न आप सब लोगों को पता है. ईश्वर, 11 सब लोग गलती से पास हो रहे हो? हाँ या हाँ? रिजल्ट तो नहीं आया होगा ना? तो कॉन्फिडेंट हो? नहीं तो हमको पूरा बैच चेंज करना पड़ेगा. सो 11th स्टैंडर्ड का जो पेपर पैटर्न था, दैट हैज टू कंटिन्यू. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हैज डिफाइंड द पेपर पैटर्न सेम फॉर 11th and 12th एज वेल. अब आपके कॉलेज ने आपके साथ खिलवाड़ करके पेपर पैटर्न चेंज किया होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं. अदरवाइज दिस पेपर पैटर्न हैज टू बी द सेम. आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, दैट विल गो फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 20 मार्क्स. कितने दयालु हैं देखो. 20 मार्क बिजनेस सर्विस से आने वाला है, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं, 40 मार्क तो इधर ही दे दिया. ला जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी. और ये 20 मार्क में डिवीजन आएगा ABCD. 5 मार्क आपको पूछेंगे चूज द राइट ऑप्शन, काइंड ऑफ एन MCQs. सेकंड आपको हो सकता है मैच द फॉलोइंग. ये जो आप ABCD थोड़ा सा वो लोग ने ट्विस्ट किया है. इफ यू कैन सी ABCDEFGHIJ जो लिखा है, दैट इज इफ यू कैलकुलेट इज 1 to 10 होता है. सो ये जो 1 to 10 है, इसमें से कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव्स में आएगा आपको. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग? यस और यस. ये भी नए पेपर पैटर्न में इंट्रोड्यूस किया गया है. अदरवाइज ये 4 भी फिक्स हुआ करते थे. दैट इज फर्स्ट वन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैच द पेयर, गिव 1 वर्ड एंड ट्रू और फॉल्स. इतना ही आता था. हर एक 5-5 मार्क के लिए आता था, स्टोरी खत्म हो जाता था. अभी इसमें से कौन से 4 पूछेंगे वो अपने को नहीं पता है, विच आई विल लेट यू नो कौन से हैं. राइट. सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. मेरे ख्याल से 11th में आप लोगों ने लिखा होगा, आपको पूछा भी होगा. हाँ या हाँ? यस. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. एकदम पोपट जैसा क्वेश्चन है. एक आपको टर्म दे दिया है, उसको आपको 2 मार्क के लिए एक्सप्लेन करने का है. 6 पूछेंगे, 6 में से 4 लिखना है. मतलब उसमें भी इंटरनल ऑप्शंस हैं आपको. दे आर आस्किंग 6 इन द क्वेश्चन पेपर. यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली फॉर 2 मार्क्स ईच, टोटल फॉर 8 मार्क्स. देन कम्स, जिसके लिए बोर्ड ने ये सब चेंज किया. बोर्ड को लगता है कि स्टूडेंट शुड यूज देयर माइंड. एप्लीकेशन ऑफ माइंड के क्वेश्चन बोर्ड में आज तक नहीं हुआ करते थे. उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया. दैट इज कॉल्ड एज केस स्टडीज. दैट इज स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन. आपको आपका ओपिनियन देना है कि इस सिचुएशन में आपको एक इंसिडेंट दिया हुआ है और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे हैं. ऑफकोर्स दैट इज रिलेटेड टू द चैप्टर्स कॉन्सेप्ट. तो यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन. 3 क्वेश्चन पूछा है. दिस इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्टिव. 3 मार्क 3 क्वेश्चन, मतलब ईच क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क. अभी उसमें एक ऐसा आपको एग्जाम्पल दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना इसमें से होलसेलर कौन है, लिखने का. इतना एप्लीकेशन ऑफ माइंड है. सो यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन रियली.
सो दिस इज रियली अ रोकड़ा क्वेश्चन फॉर यू. आपको सीधा सीधा बैठे बैठा इसमें आपको 6 मार्क मिल सकता है. ऐसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, एक्चुअली पूछेंगे 3, उसमें भी आप ज्यादा सोच नहीं पाए, बोलते नहीं ओके ठीक है 2 ही लिखो. सो यू कैन अटेम्प्ट 2 एंड हर एक में 3-3 मार्क्स, सो टोटल 6 मार्क्स आर देयर फॉर यू. सो दैट्स इट फॉर यू. डिस्टिंग्विश, जो हम लोग इतने सालों से लिखते ही आ रहे हैं, राइट. डिस्टिंग्विश बिटवीन, यस सर. डिस्टिंग्विश में कितने पॉइंट होने चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन. I will come to you on this when the time comes. I'll let you know, right? 4 मार्क का डिस्टिंग्विश है. आपको इसमें भी डिस्टिंग्विश में भी वो लोग ऑप्शन देते हैं. 4 पूछेंगे, you have to attempt 3. Each distinguish is for 4 mark each, total for 12 marks. Last bench, I'm here. Yeah, आपका नजर इधर ही होना चाहिए all the time. Answer in brief. ब्रीफ मतलब पहनने वाला ब्रीफ का बात नहीं कर रहे हैं. आंसर इन ब्रीफ, एकदम शॉर्टकट में आपको आंसर देने का है. अगेन दे आर आस्किंग इट फॉर ओनली फॉर 4 मार्क्स, सिर्फ 2 लिखना है. उसमें भी इंटरनल ऑप्शन है, 3 पूछेंगे, 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने का है. द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन विच विल कम टू यू इन द एंटायर पेपर पैटर्न वुड बी जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वी आर नेवर एबल टू जस्टिफाई एनीथिंग अदरवाइज ऑल्सो. And here you have to justify statement given by somebody else. हम लोग अपने स्टेटमेंट को ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाते. This would be a difficult task for you, and trust me, I can challenge you on this. None of the college, none of the professor of the entire Mumbai is going to teach you how to write this particular question except myself. Yes, I can proudly say this. अनफॉर्चुनेटली किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोचिंग क्लासेस में ये आंसर को कैसे अटेम्प्ट करने का कोई ही नहीं सिखाता है. सो दिस विल बी अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर यू. ऑफ कोर्स आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एंड आई एम देयर टू टीच यू हाउ टू राइट दिस आंसर. वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन दिस आंसर, द जॉब इज डन. एंड इस क्वेश्चन में भी माई स्टूडेंट्स हैव एन नंबर ऑफ टाइम्स हैव स्कोर्ड 12 on 12. राइट, सॉरी 8 on 8. अटेम्प्ट द फॉलोइंग. ये ऊपर का स्टिकर चेंज कर दिया. क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसमें आंसर इन ब्रीफ लिखा था, तो यहां पे ये लोग ने लिख दिया अटेम्प्ट द फॉलोइंग. जो 4 मार्क के लिए था वो 5 मार्क के लिए पूछेंगे, और कुछ इसमें नयापन होने वाला नहीं है. सेम अटेम्प्ट एनी 2 out of 3. एंड 8th one ब्रैकेट में लिख दिया लॉन्ग आंसर. ऐसे टाइप क्वेश्चन हम लोग जिसको बोलते हैं ना, निबंध लिखने का है, ऐसा 8 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा. बट यहाँ पे आपको ऑप्शन पूरा है. 2 पूछेंगे, 2 में से 1 अटेम्प्ट करने का. और मैंने आपको एक बोल दिया कहाँ से आने वाला है. दैट इज फ्रॉम विच चैप्टर? एंड ऑब्वियसली सेकंड हैज टू बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 8. दैट इज सिंपल सा बात. ये 2 में से 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने का. कौन से क्वेश्चन आएंगे आई विल गिव यू कि 14 Feb को आप कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हो. You will get to know this well in advance, right? This is for you. You can say this. Chapter wise weightage समझ में आ रहा है? Can you see chapter number 4 दिख रहा है आपको? Yes or yes? This business service for 20 with option 27. You can see marketing for 15. सबसे ज्यादा. उसके बाद 3rd चैप्टर आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो वेटेज रखता है उसके बाद का. बाकी सब 5 मार्क 7 मार्क. राइट. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज ओनली फॉर 5 मार्क. रेस्ट ऑल चैप्टर्स आर फॉर 7 मार्क्स ईच. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद बिजनेस सर्विसेज. ओके, एज आई सेड बिजनेस सर्विसेज में देयर आर 5 बिजनेस सर्विसेज दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट. Number 1, as I said, the first one is the banking. They are talking about banking का चैप्टर भी commercial studies ICSE में पढ़ चुके हैं लोग, लेकिन इसमें इसका अपर वर्जन है, राइट, और ज्यादा डिटेल में है. सेम थिंग इज फॉर इंश्योरेंस ऑल्सो. इंश्योरेंस का चैप्टर भी उसमें था. सो बिजनेस सर्विसेज में फर्स्ट वन वुड बी बैंकिंग, सेकेंड इज इंश्योरेंस, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ वन इज वेयर हाउसिंग, एंड फिफ्थ वन इज कम्युनिकेशन. आई रिपीट, बैंकिंग, इंश्योरेंस,
ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन, ये हर एक का 5 चैप्टर पूरा डाला है, 5 का बंच बना के एक चैप्टर बनाया है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज इंश्योरेंस. Have you all heard the word insurance or not? Obviously yes, I believe. इंश्योरेंस के बारे में समझते नहीं होंगे, जानते नहीं होंगे, लेकिन ये वर्ड सुना होगा जरूर. हाँ या हाँ? यस. कोई एक्सप्लेन कर सकता है हल्का फुल्का भी कि इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? एनीवन? एनीवन? कौन से रिस्क को कवर करता है? कौन देगा आपको ये पैसा? इंश्योरेंस कंपनी देगा. उसका प्रीमियम भरेंगे. प्रीमियम मतलब क्या होता है? भरना पड़ता है. ऑब्वियसली मुफ्त में तो कोई देगा नहीं आपको, सीधी सी बात है. लेकिन आप कितना भरोगे और वो कितना देगा आपको? एक एग्जांपल लेते हैं ना, आपका मस्त मर्सिडीज गाड़ी है 40 लाख रुपए का, सस्ता वाला, ठीक है. 40 लाख का मर्सिडीज सस्ता है, इकोनॉमी क्लास होता है उसमें भी. सो 40 लाख का मर्सिडीज आपने लिया तो उसका इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ता है. इंडिया में कंपलसरी है, विदाउट विच इट कैन नॉट कम ऑन रोड. बरोबर है. इंश्योरेंस लिया आपने, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या थेफ्ट इंश्योरेंस या वगैरह वगैरह वगैरह. बरोबर है. अब वो गाड़ी लिया और गाड़ी समझो आपके सामने आपका दोस्त आ गया, खुशी से पागल हो गया और उसको लगा कि आपको गले लगा लूं, तो वो भी अपनी गाड़ी में था, उसने सोचा गाड़ी को गले लगा लेते हैं, ठोक डाला, पूरा मर्सिडीज का समोसा बन गया. अभी आपको पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से? कितना मिलेगा भाई साहब? अभी शोरूम से निकाला था, गाड़ी तो 40 लाख का है ना, उसमें आप ऐसा पार्टीशन कर सकते हो. एक काम करो, मेरा 40 लाख का गाड़ी है, मेरे को 4 लाख का इंश्योरेंस दो. ऐसा होता है? मेरे को नहीं पता. अच्छा, मान के चलो 40 लाख का गाड़ी था आपका, आपने 40 लाख का इंश्योरेंस लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देगा? गाड़ी डैमेज हो गया, अभी चला नहीं सकता है, ऐसा कंडीशन हो गया. अरे मैं वही बोल रहा हूं, डैमेज कितना हुआ मैं वही बोल रहा हूं, कितना डैमेज हुआ वही बता रहा हूं. गाड़ी का समोसा बन गया है, स्टीयरिंग इधर था कि इधर था वही समझ में नहीं आ रहा है. डैमेज हुआ, गाड़ी इज बियॉन्ड रिपेयर, पूरा हो गया, खत्म. अभी कितना पैसा देगा इंश्योरेंस कंपनी? पूरा 40 लाख देगा. तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को कितना दिया होगा? कम दिया होगा. कितना? 36 लाख. तो और कम 32 लाख. अब वही मैं बोल रहा हूं, प्रीमियम का अमाउंट कितना हो सकता है? टेंटेटिवली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. इफ एनीवन हैव एनी आइडिया? ईश्वर, लास्ट बेंच, आई एम वेरी शार्प. नजर बहुत तेज है मेरा. यस. कितना प्रीमियम होगा? 40 लाख का अगर आप किसी चीज का इंश्योरेंस निकालते हो, इंश्योरेंस कंपनी आपसे कितना चार्ज करता होगा टेंटेटिवली? 5%. 40 लाख का 5% कितना होता है? कोई मैथ्स वाला है भाई साहब? 2 लाख रुपया तो इंश्योरेंस लेगा. हाँ या हाँ? प्रीमियम लेगा. यस और यस? ऐसा नहीं होता है. प्रीमियम वुड बी हार्डली 20,000 रुपीज. टेंटेटिवली, वो भी मैं टेंटेटिवली बोल रहा हूं, हार्डली. ना आप थोड़ा दिमाग लगाओ अगर है तो, कि आपने सिर्फ 20,000 दिया और गाड़ी ठोक दिया और इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगा ले बेटा ले, जी ले अपनी जिंदगी, नई गाड़ी खरीद ले, 40 लाख दे रहा हूं तेरे को. इंश्योरेंस कंपनी चरिया है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? बट दैट इज अनसर्टन, राइट? मतलब अगर हम लोग वो कॉइन वाला प्रोबेबिलिटी का चैप्टर्स के हिसाब से देखेगा तो 50-50 है कि नहीं है?
कितना कम होगा? फिर भी 20,000 में जस्टिफाई होगा आपको लग रहा है? बीस हजार में जस्टिफाई होगा? हाँ सर। अच्छा, कंपनी की तरफ पैसा वाला है, धंधा नहीं बात करवानी बात आवड़े। ऑब्वियसली कंपनी कुछ तो काम, कंपनी का ऐसा पैसा लेके 20-20 हजार लेके बैठ जाएगा, हम बैठे आओ आओ ठोको गाड़ी ठोको लेके जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। ऑब्वियसली कंपनी इज रिसीविंग द प्रीमियम, कंपनी हैज टू इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स। Yes or yes? There is one system which is called as law of large numbers. कंपनी ये 20-20 हजार रुपया आपके एक के पास से नहीं ले रहा है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया, रोड पे जितनी गाड़ी चल रही है सबको इंश्योरेंस कंपलसरी लेने का है। उसके सामने पूरे भारत में कितने एक्सीडेंट होते हैं पूरे साल में? उतना अमाउंट उनको देना पड़ेगा, लेकिन सामने गाड़ी कितनी मैन्युफैक्चर होकर रोड पे आ गई, वो हर गाड़ी का अगर एक एवरेज भी अगर मैं कॉस्ट पकड़ता हूं, अगर सबसे 20-20 हजार रुपया ले रहा है, स्टिल द इनफ्लो इज मोर एंड आउटफ्लो इज लेस, एंड दैट्स व्हाई इंश्योरेंस कंपनी मेक्स प्रॉफिट। दैट्स हाउ इंश्योरेंस वर्क्स। यू राइटली सेड दैट इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी where one party agree to give you the compensation of the unforeseen event of future. एक्सीडेंट होने वाला है नहीं होने वाला है किसी ने नहीं देखा है भाई, nobody knows. That's the most unforeseen event. Nobody can predict. वो मूवीज में भले बताते होंगे मेरे को दिख रहा है ये एक्सीडेंट होने वाला है, ज्योतिषी बिजसी सब चलता है, वो मूवी है, वो स्टोरी है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। कितना भी वो मुहूर्त निकाल के खरीदने को चला जाए, कुछ भी कर ले, कितना भी मुहूर्त देख के शादी कर ले, डिवोर्स होने ही वाला है, कुछ चलता नहीं है। सो दोज आर अनफोर्सिन इवेंट विच यू आर नॉट अवेयर अबाउट। Insurance, that's why is very interesting, because insurance is talking about something which is uncertain. लाइफ इंश्योरेंस सुना है ना आप लोगों ने? लाइफ इंश्योरेंस में सबसे अनसर्टन चीज क्या है? अगर मैंने मेरा 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस निकाला है, दैट मीन्स अगर मुझे कुछ हो गया, मैं हर महीने या हर साल कुछ प्रीमियम भर रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी को, एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग विथ मी, और अगर आज रात को मैं सिंगल पीस में घर पे नहीं पहुंचा, कल सवेरे इंश्योरेंस कंपनी सिंगल पीस का एक चेक लेके मेरी वाइफ के हाथ में दे देगा 2 करोड़ रुपए का। दैट इज इंश्योरेंस। व्हाट इज मोस्ट सर्टन थिंग इन लाइफ इज द डेथ। Death is certain. People say death is uncertain. अरे time of death is uncertain. सब लोग रिटर्न टिकट लेके आया है भाई, उस पर डेट छापने का बाकी है, डेट कब किसका आएगा वो अनफोर्सिन है। एंड दैट्स व्हाई इंश्योरेंस इज नीडेड, बिकॉज देयर इज समथिंग ना विच यू कैन नॉट अवॉइड। समथिंग हैज टू कम टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, परसों नरसों बरसों, कभी तो आएगा ही आएगा। अभी तक तो वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा कोई निकला नहीं है, ये देखो आदमी 18,000 साल से जी रहा है, ऐसा तो कोई है नहीं अब तक। सो दैट हैज टू गो, वो होना ही होना है। तो इंश्योरेंस कंपनी का जिसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाने के टाइम पे बहुत सारी चीजों को समझा। हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं? ह्यूमन बींग के साथ डील कर रहे हैं। ह्यूमन बींग कंसिडर एज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑन दिस अर्थ। खाली उसको पूंछ नहीं है, दिमाग बहुत है उसके पास, और अपने को बचपन से आदत है, ह्यूमन टेंडेंसी है, जो चीज अपने को ना बोलेगा ना वो चीज अपन पहले करता है। बचपन में मम्मी बोले थी बेटा सोफे पे मत कूद, अपन पहले सोफे पे कूदेगा। ये चीज को हाथ मत लगा, वो चीज अपन पहले लेगा। एंड दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर, दैट्स द ह्यूमन नेचर। वी लीव आउट ऑफ क्यूरियोसिटी।
एंड समथिंग जो अपने को रिस्ट्रिक्ट करता ना, ह्यूमन नेचर इज टू ब्रेक दैट. मेरे को मना कैसे किया, असो कसो, तो हम तो उसके अगेंस्ट में जाएंगे जाएंगे. तो ये सब स्टडी करके इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ नियम बनाए, क्योंकि उसको पता है ये ह्यूमन बीइंग है ना, बहुत खोपड़ी है. और आपको 40 लाख का इंश्योरेंस का प्रॉमिस मैं कर रहा हूं, आपके पास से ले रहा हूं कितना, 20,000, तो तुमको खुजली होएगा ही होएगा कि इंश्योरेंस कंपनी को कैसा फायदा लेने का. इसके लिए इसके कुछ नियम बनाए हैं वो लोगों ने. That is called as principle of insurance. And mark my word, 14th February सवेरे 11 बजे जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, आप क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करके सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पे जाके रुकोगे. क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्वेश्चन लिखा होगा, आंसर द फॉलोइंग. लॉन्ग आंसर में ए और बी, अटेम्प्ट एनी वन फॉर 8 मार्क. उसमें जो ए होगा इट विल बी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. It is that guaranteed, maha guaranteed, super duper guaranteed question. This is for 8 marks. पूरे पेपर का सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो ऊपर आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है इंश्योरेंस का. इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है. इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. दो पार्टी में एक पार्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंश्योर्ड, एंड सेकंड होता है इंश्योरर. ये टर्म्स आपको याद रखने पड़ते हैं. इंश्योर्ड बोलेगा तो आपने इंश्योरेंस लिया ना, यू आर इंश्योर्ड. आपको मैं पैसा देगा, मैं इंश्योरेंस कंपनी है, आई एम कॉल्ड एज इंश्योरर. समझा कि समझा? इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑलवेज टर्म्ड एज इंश्योरर, एंड द पर्सन हु टेक्स द इंश्योरेंस इज कॉल्ड एज इंश्योर्ड. थर्ड वन, राइट टर्म ऑल्सो यू यूज, दैट इज प्रीमियम. हम मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूं कि तेरा फ्यूचर का कुछ भी नुकसान होगा मैं भरपाई करके दे देगा, लेकिन तू सामने कुछ तो देगा कि नहीं देगा. देयर इज सम कंसिडरेशन अगेंस्ट विच आई शुड गिव यू द अश्योरेंस, यस और यस. So what you will give to me is called as premium. समझा कि समझा? Yes or yes? अच्छा, ऐसा मैं तेरे को वर्बली बोलता हूं, वहां तेरा गाड़ी कभी भी ठुक गया, मेरे को मिलना बाद में, तो जब मेरे को मिलेगा मैं बोलेगा ओ पहचान कौन. तो ऐसा वर्बल तो चलेगा नहीं. देयर हैज टू बी सम रिटन एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज. यस और यस. सो जो रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज होता है उसको लॉ की लैंग्वेज में बोला जाता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट. यस और यस. जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे. फिफ्थ वन, दैट इज क्लेम. क्लेम का मतलब होता है भाई आपका गाड़ी ठुक गया, अब आप मेरे पास पैसा मांगने को आ रहे हो. ये मांगना ना इज वेरी चीप वर्ड. इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलता है, यू आर नाउ क्लेमिंग दी मनी, यू आर आस्किंग द मनी. भाई ये देख डॉक्यूमेंट में तूने प्रॉमिस किया था, ऐसा ऐसा मेरे को लिख के दिया था, ऐसा ऐसा होगा तो तू मेरे को इतना इतना पैसा देगा. नाउ आई एम आस्किंग फॉर द मनी. सो व्हेन यू आस्क दैट मनी फॉर द कंपनसेशन, दैट इज कॉल्ड क्लेम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, दैट इज द सिक्स्थ वन, प्रपोजल. I will come on this separately. 7वां पॉइंट पहले समझ लेते हैं. That is subject matter. What is subject matter? Subject matter मतलब जिस चीज का आप इंश्योरेंस ले रहे हो, उस चीज को, उस वस्तु को, उस इंसान को सब्जेक्ट मैटर बोला जाता है. मेरा लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया, आई माई सेल्फ इज कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट मैटर. आपका मर्सिडीज गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, गाड़ी इज अ सब्जेक्ट मैटर. समझा कि समझा? आपके गोडाउन में 10 लाख रुपए का गुड्स पड़ा है, उसका आप इंश्योरेंस ले रहे हो, गुड्स इज अ सब्जेक्ट मैटर. समझ में आ रहा है? यस और यस. कमिंग टू द प्रपोजल पॉइंट. अब मेरे को एक चीज बताओ,
बिजनेस कौन कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी, हाँ या हाँ? इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट का अपने को फोन आता है कि आप खुद इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को फोन करते हो? एजेंट अपने पीछे पड़ा रहता है जनरल टर्म्स में, बरोबर है? उनके फोन आते रहते हैं कि सर पॉलिसी ले लो, सर एक बार मिल लो, आपको पॉलिसी एक्सप्लेन करने का वगैरह वगैरह वगैरह, बरोबर है? अब वो आया है मेरे पीछे, मैं उसको टाल रहा हूं, लेकिन कितना टालेगा? 2 महीने से टाल रहा हूं, अभी मैं भी कंटाल गया हूं, अभी मेरे को भी बुरा लग रहा है, चल उसको बुला के एक पॉलिसी लेके खत्म करते हैं। सो आई कॉल्ड इंश्योरेंस एजेंट। आई सेड अभी तू इतना मेरे को बोल रहा है, मेरा पुराना दोस्त है, तू इंश्योरेंस का एजेंट बन गया है कंपनी का, ठीक है एक पॉलिसी ले लेता हूं तेरे से। ही सेड थैंक यू भाई, एंड देन ही गिव मी वन फॉर्म, और वो जो एक फॉर्म भरने के लिए मेरे को देगा, उस फॉर्म को बोला जाता है प्रपोजल फॉर्म। और उस प्रपोजल फॉर्म में फर्स्ट लाइन क्या होता है पता है? आई मिस्टर पंकज मेहता is proposing my life to you against the unforeseen event। मतलब मैं मांग रहा हूं तू दे। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मांगने को तू आया था कि मैं आया था? एजेंट आया था, इंश्योरेंस कंपनी आया था, तो इधर ऐसा लिखने का ना, आई प्रपोज टू गिव यू इंश्योरेंस, यस और यस। But it will never happen in the entire world, any insurance company का proposal form you pick up, उसमें always law के हिसाब से you are asking for the favor to the insurance company, please insure me, you are proposing please insure me। ऐसा क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा, बट ये याद रखना always, it is always insured is proposing to the insurance company, इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट प्रपोजिंग यू। समझा कि समझा? यस और यस। लेट्स अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड OCM नाउ। द फर्स्ट वन, प्रिंसिपल्स। हाँ, प्रिंसिपल मतलब क्या? देयर आर 7 प्रिंसिपल। ये 7 प्रिंसिपल के ऊपर पूरा दुनिया का इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस डिपेंड करता है। ये 7 बेसिस हैं जिसके बगैर इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। ये आत्मा है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट की। एंड उसमें सबसे पहला, वेरी फर्स्ट वर्ड विच इज यूज्ड इज द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। दिस अटमोस्ट वर्ड इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अटमोस्ट गुड फेथ। और गुड फेथ है मतलब क्या हुआ? तेरा मेरा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसका बेस क्या है मालूम है? एक दूसरे के ऊपर भरोसा। किस चीज का भरोसा? अरे आपको तो सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए। आप इंश्योरेंस निकाल रहे हो, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से 2 करोड़ का इंश्योरेंस निकाला। क्या इंश्योरेंस निकाला? कि अगर मैं मर गया मेरी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी 2 करोड़ दे देगा। अब मैंने क्या भरोसा किया? मेरे मरने के बाद दे देगा। नहीं दिया तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? ईश्वर वो मूवी में होता है, उसकी आत्मा भटकती वगैरह दिखता है, उसके टेबल पे जाके बैठेगा, उसको दिख नहीं रहा है, उसकी आवाज उसको सुनाई दे रही है, बेचारे को रात को नींद नहीं आ रहा है, ऐसा सब होता है। वैसा पेन ऐसा हवा में उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, ऐसा दिखता है। स्टूपिडिटी है वो सब। मेरे को पता कैसे चलेगा? मैं तो मर गया। हाउ डू आई नो? दैट इज जस्ट अ फेथ। एक फेथ के ऊपर मैंने उसको प्रीमियम भरते जा रहा हूं हर साल। एवरी ईयर आई कीप ऑन पेइंग प्रीमियम, कि जिस दिन मेरे को कुछ हो गया दूसरे दिन मेरे घर पे 2 करोड़ आ जाएगा। आज मैं 20-20, 25 हजार जो वो मांग रहा है मेरे से हर साल में भर रहा हूं। पिछले 15 साल से भर रहा हूं। 15 साल से मैंने समझो 30-30 हजार रुपया भर दिया है। 4.5 लाख रुपया मैं इंश्योरेंस कंपनी को दे चुका हूं। लेकिन जिस दिन मुझे कुछ हो गया मेरे घर पे 2 करोड़ का चेक आएगा। ये सिर्फ भरोसा है, ये सिर्फ फेथ है मेरा उसके ऊपर, और कोई उसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। थोड़ा बहुत लॉ अगर आप समझते हो, 2 में से एक जन मर गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अभी CA फाउंडेशन कितने लोग करने वाले हैं इसमें से?
वेरी गुड। जुलाई के बाद लॉ चालू होने वाला है और लॉ में फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसका पहला नियम होता है कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टी के बीच में हो रहा है उसमें से एक पार्टी गया तो कॉन्ट्रैक्ट गया, लेकिन फिर भी ये भरोसा है कि वो अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करेगा। दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ। समझा कि समझा? लेकिन यहां पे लिखा है दोनों को एक दूसरे पे भरोसा करने का है। इंश्योरेंस कंपनी क्या भरोसा कर रहा है भाई साहब आपके ऊपर? हाँ, वो जो प्रपोजल फॉर्म है ना उसमें जो डिटेल्स लिखना होता है ना, वो डिटेल्स को वो लोग वेरीफाई नहीं करेंगे टू एन एक्सटेंट। वो लोग मान के चलेंगे कि आपने जो भी उसमें डिटेल दिया है वो सब कुछ सही है। डिटेल में आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर वो तो बेसिक है। फिर आपका हाइट पूछा है और आपका वेट पूछा है। माई हाइट इज से फॉर एग्जांपल 5.5 एंड वेट बोलेगा 105। अब 105 किलो अगर मैंने लिख दिया, इंश्योरेंस कंपनी विल रिजेक्ट माई प्रपोजल। That's why it is used as you propose. I have a right to reject as an insurance company. अरे 105 मतलब मेडिकल टर्म्स के हिसाब से आप मौत के दरवाजे पे खड़े हो। आपका कभी भी हार्ट फेल हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऑलरेडी आ चुका होगा, नहीं है तो वो भी दरवाजे पे दस्तक दे रहा है आपको। मतलब आपका इंश्योरेंस लेना इंश्योरेंस कंपनी के लिए लॉस मेकिंग प्रपोजिशन है। वाई शुड इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट मनी ऑन यू? अरे तुम कितना पैसा दे देगा मेरे को भाई, लेकिन तुम तो अगले 2, 5, 10 साल में कभी भी विकेट जा सकता है, मे बी अगले 2 दिन में भी जा सकता है। तो ये चीज मेरे को भी बताया मेरे एजेंट ने, और सच्चा वाला मत लिखना क्योंकि उसको तो बिजनेस चाहिए एजेंट को कंपनी में बताने का कि मैंने इतने क्लाइंट लेके आया। सो इंस्टेड ऑफ 105 आई राइट 75। इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को इंश्योरेंस दे दिया, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन गया। 1 महीने के बाद आई डाइड बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी। मेरे वजन की तकलीफ की वजह से मेरे को सांस लेने में तकलीफ हुई एंड आई डाइड। दैट विल बी रिटन इन द मेडिकल सर्टिफिकेट। नाउ माई वाइफ ऑन द सेकेंड इज गोइंग टू इंश्योरेंस कंपनी एंड आस्किंग फॉर द क्लेम that my husband just took the policy from you last month or before a couple of months और आपने उसका 1 करोड़ का इंश्योरेंस का प्रॉमिस किया है, प्लीज पे 1 करोड़। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा मेरी वाइफ को एक ठीक है, आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, उसके डॉक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट सब सबमिट करो। एंड इन डेथ सर्टिफिकेट द रीजन ऑफ डेथ इज रिटन ड्यू टू ओबेसिटी, ओवरवेट। कितना वेट तो उसमें लिखा रहेगा। इंश्योरेंस कंपनी विल रिजेक्ट द क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी हैज अ राइट टू रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने भरोसे का खून किया। अगर आप भरोसा तोड़ोगे तो मैं तोड़ेगा। तो प्रपोजल फॉर्म में जो पूछा ना सही सही लिखने का, दैट इज व्हाट द फेथ आई एम कीपिंग ऑन यू। आप झूठ नहीं बोल सकते। आपने हाइट वेट सब लिखा, आपको नीचे 17 और क्वेश्चन पूछे हैं। डू यू स्मोक? आई एम अ चेन स्मोकर फॉर एग्जाम्पल। ऐसा 1 घंटे में 7-8 सिगरेट तो चाहिए ही चाहिए। दिन का 20, 30, 40 सिगरेट ऐसे फूंक देता है। एंड ऐसा अपने को राजा हरिश्चंद्र, अपन सच सच लिखने वाला आदमी ऐसा लिख दिया। हाँ, तो नीचे लिखा रहेगा इफ आंसर इज यस आंसर द फॉलोइंग 10 क्वेश्चंस। मतलब पहले लिखा था डू यू स्मोक, यस और नो, मैं ऐसा यस कर दिया। वापस नीचे लाइन लिखा इफ योर आंसर इज यस आंसर द फॉलोइंग। अभी उसमें नीचे लिखा है when did you started smoking, how frequently you are smoking, how many cigarettes a day, which brand, ये वो 1700 चीज। yes of course these questions are there, अब चेक कर लेना everything they ask। अब मेरे को घंटा लाया यार, इतना क्या 10-10 क्वेश्चन पूछता है, नॉनसेंस। तो अपन यस को वापस कट करके नो पे टिक कर दिया, नो आई डोंट स्मोक। फिर नीचे लिखा है डू यू टेक अल्कोहल। हाँ, अपने को रोज 2-3 पटियाला पैक चाहिए, तो आपने लिखा यस हरिश्चंद्र।
जैसे यस ऐसा किया, वापस नीचे लिखा इफ योर आंसर इज यस आंसर द फॉलोइंग। वापस वही, कब से ड्रिंक चालू किया, कितने टाइम से पी रहे हो, फ्रीक्वेंटली पीते हो कि सिर्फ पार्टी में पीते हो कि रोज पीते हो, रोज पीते हो तो कितना पीते हो, पैक का साइज क्या होता है, कितना ml लेते हो, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आता है। अभी वापस अपने को कंटाला आता है, इतना कौन आंसर करेगा, आप उन वापस यस कट करके लिख दिया नो। फिर वापस नीचे लिखा है हैव यू अंडरगॉन एनी सर्जरी इन लास्ट 12 मंथ। हाँ, अभी 6 महीने पहले आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था हरिश्चंद्र, अपन बोला यस। वापस नीचे लिखा है इफ योर आंसर इज यस आंसर द फॉलोइंग। बहुत मगज मारी है रे, किस चीज का सर्जरी किया था, क्यों किया था, कहां किया था, उसके रिपोर्ट इसके साथ सबमिट करो, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, इतना कौन मगज मारी करेगा इंश्योरेंस लेने के चक्कर में। अपन वापस यस कट करके लिख दिया नो। और उसमें से एक भी रीजन की वजह से अगर आपकी डेथ हुई, इधर बिकॉज ऑफ द एक्सेस स्मोकिंग और इधर बिकॉज ऑफ द एक्सेस ड्रिंकिंग और बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लिकेशन अराइज आउट ऑफ दैट सर्जरी विच हैज हैपेंड बिफोर 3 or 6 months, you hided everything, insurance company will reject the claim. Yes sir, that insurance लेने के टाइम पे सिचुएशन क्या है, why taking the insurance। आपको ना बहुत सारे मेडिकल टर्म, साइंस कितना डेवलप हो चुका ना आपको अंदाजा नहीं है। मेरे को हार्ट अटैक आया, मैंने छुपाया, मेरे को आज से 3 साल पहले समझो हार्ट अटैक आ गया। अभी मैं इंश्योरेंस लेने को जा रहा हूं तो उसमें लिखा था कि भाई आपको कभी हार्ट अटैक का ऐसा कुछ बीमारी हुआ है, तो उसमें नीचे सब 17 आंसर लिखना पड़ेगा अगर मैं यस करेगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं 3 साल पहले हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी को क्या, अभी तो मैं एकदम फिट एंड फाइन है, जॉगिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्ट एकदम मेरा नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ बराबर है। तो मैंने नो लिख दिया। एंड देन आफ्टर 6 months आई डाई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। यू अंडरस्टैंड, आई डोंट नो हाउ मच यू अंडरस्टैंड, ईसीजी वगैरह निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम का इतना मेडिकल साइंस डेवलप है कि आपको आज से 3 से 5 साल पहले हार्ट अटैक आ चुका है वो उसमें समझ जाता है। उसके जब रिपोर्ट सबमिट होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी की एक सेपरेट मेडिकल टीम होती है जो खाली इन मेडिकल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है कि आपने कुछ छुपाया था क्या। आपके ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि आपको ये बीमारी पहले से थी कि नहीं थी, आपने छुपाया है कि नहीं छुपाया, दे विल वेरीफाई। आप ऑनेस्ट हो अच्छी बात है, लेकिन छुपाया इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगा। इसके लिए ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट गुड फेथ। एक दूसरे पे भरोसा है तो ये काम आगे करते हैं हम लोग। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल। यू कैन सी द एग्जाम्पल करके लिखा हुआ है, आई एम जस्ट रीडिंग द एग्जाम्पल फॉर यू, you will understand. Suppose a person takes a life insurance policy of rupees 1 crore and dies a year later due to medical problem which he had not disclosed at the time of taking policy. In this case, the insurer can refuse to give the compensation to family members as the person has not disclosed all the facts. समझा कि समझा? Yes or yes? Yes. Second is the principle of insurable interest. प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप सिर्फ उसी चीज का इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसमें आपका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो, उसके बगैर उस चीज का इंश्योरेंस नहीं ले सकते। यू हैव टू हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट मैटर फॉर विच यू आर अप्लाइंग। नहीं समझा? समझाता हूं। I have a bungalow at Goa beach, दरिया किनारे एक बंगलो। अब दरिया किनारे पे है, फ्लड सुनामी आने का चांस है कि है? यस और यस। तो मैं मेरा बंगलो का प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट फ्लड एंड सुनामी का इंश्योरेंस ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? ले सकता हूं। हाँ, मेरे बाजू में भी 4 बंगलो और है। मैं सोचा अगर फ्लड आएगा तो खाली मेरे घर में थोड़ी आएगा, बाजू वाले के घर में भी तो जाएगा। यस और यस। आप उन वो लोग का भी इंश्योरेंस निकाल दिया, 4 बंगलों का इंश्योरेंस। एंड फ्लड आया,
फ्लड आया, मेरा घर का तो नुकसान हो गया, तो उसका भी होने वाला है, उसका क्लेम मेरे को मिल सकता है, क्योंकि मैं इंश्योरेंस ही नहीं ले सकता। क्योंकि जब इंश्योरेंस लेने को जाऊंगा तो पहले पूछेंगे तुम्हारा घर कौन सा, तुम्हारे घर का इंश्योरेंस लो ना भाई, बाजू वाले का थोड़ी ले सकता है। यू कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन यू, बाजू वाले का भी ले लेता हूं, ऐसा नहीं होता है। डू यू हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट टेक दैट। इसमें और कॉम्प्लिकेशन में मैं जाऊंगा ना तो आपको चक्कर आएगा। अ फादर can take the insurance policy on son, son cannot take the insurance policy on father. Husband can take the insurance policy on wife, wife cannot, sorry, wife can take the insurance policy on husband, husband cannot take the policy of wife. ये principle है, unless both are working, unless both are working. अपने इंडिया में कल्चर क्या है? फादर बच्चे को बड़ा करेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, बड़ा हो गया, उसको 18 साल तक पैम्पर किया, उसके बाद बिजनेस सिखाया, बिजनेस का गद्दी भी उसको दे दिया। अब बाप बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद अपना इंडियन कल्चर में क्या है? नाउ बेटा विल टेक केयर ऑफ फादर, यस और यस। बुढ़ापे में बच्चा देखेगा अभी बाप को, उसकी सारी जरूरत को पूरा करेगा। ये इंडियन कल्चर ट्रेडिशन है, ह्यूमैनिटी बेस पे पूरा। फादर को अपना रिस्क दिखता है, मतलब मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरा बुढ़ापा खतरे में है। फादर कैन टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन सन, सन कैन नॉट टेक द पॉलिसी ऑन फादर। व्हाई? सन इज नाउ अडल्ट, कैन नॉट डिपेंड ऑन हिज फादर। नहीं समझा के समझा? हैवी कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल है। यस सर। पार्डन? मेंटल डिसऑर्डर है तो सन इंश्योरेंस तो ले ही नहीं पाएगा। फादर कैन टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन सन, दैट इज गिवन, दैट इज गिवन। यस सर। That is what, good question. I was expecting such kind of question. ईश्वर, मैं एक बात मान के चलता हूं कि 18 साल के बाद तेरा दिमाग तो सही चल रहा है, तू उसको वापर रहा है कि नहीं वापर रहा है वो दूसरी बात है, चल तो रहा है कि नहीं चल रहा है। That means you are matured enough to earn the money, but you are not earning the money. So if you are adult and matured and sound mind, that means now you are self-dependent. So you have to take your insurance policy. You cannot take the policy of father. You cannot have a threat. हैला मेरे पापा को कुछ हो गया तो मेरे को कौन खिलाएगा, तो मैं पापा का इंश्योरेंस निकाल लेता हूं। ऐसे भी वो 10-20 साल में तो निकलने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, नहीं ले सकता, नहीं, यू आर नॉट डिपेंडेंट ना। You have to understand this logically, conceptually. Husband and wife दोनों कमा रहे हैं, then they can take the policy on each other. दोनों financially independent भी हैं, but both are husband wife. एक के ना रहने से दूसरे को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, दोनों ने मिलकर हाउसिंग लोन लिया है वगैरह वगैरह, तो वहां पे एक दूसरे का इंश्योरेंस ले सकते हैं। अदरवाइज इफ लेडी इज अ हाउस वाइफ, husband is an earning member of the family, husband cannot take the policy on wife because wife के ना रहने से उसको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, that way it is calculated। लेकिन अगर husband नहीं रहेगा तो पूरे घर को, उस लेडी को फाइनेंशियल लॉस है, लेडी कैन टेक द इंश्योरेंस ऑन फादर, ऑन हस्बैंड। हाँ, अलग से करते हैं सबको, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली समझा। आप उसी चीज का इंश्योरेंस ले सकते हो जिसके ना रहने से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। कल को टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आ गया, आतंकवादियों ने दी धमकी, अगले 4 दिन में ताजमहल को उड़ा देंगे। ब्रेकिंग न्यूज हर न्यूज चैनल पे आ रहा है।
आप तुरंत इंश्योरेंस कंपनी गया, अब हो ताजमहल का इंश्योरेंस चाहिए अपने को, उड़ने वाला तो है ही। वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को एक ही सवाल पूछेगा, हाँ तेरा पप्पा का नाम शाहजहां है क्या? तेरे पप्पा ने बनाया है वो, तूने बनाया है, तेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्या उसके अंदर? तो तू उसका इंश्योरेंस नहीं ले सकता। आई होप थिंग्स आर क्लियर। यस और यस। लुक एट द थर्ड वन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये 7 प्रिंसिपल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, आउट ऑफ ऑल गिवन 7 प्रिंसिपल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये जो भी हम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना दो पार्टी के बीच में, इसका मेन मोटिव क्या है कि भाई तेरा नुकसान जो है ना उसको मैं कंपनसेट करके देगा। यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट इज नुकसान। मोटिव है कि ये जो भी अनफोर्सिन इवेंट हुआ उसके पहले तू जो था मैं तेरे को सेम पोजीशन में लाके रख देता हूं वापस। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। द मेन इंटेंशन इज टू पुट द इंश्योर्ड बैक इनटू द सेम पोजीशन वेयर ही वाज बिफोर द अनफोर्सिन इवेंट। एग्जाम्पल, आपके गोडाउन में 10 लाख रुपए का गुड्स पड़ा है, आपने 10 लाख रुपए का फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया, आग लग गया, 10 लाख का गुड्स जल गया, इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगा? 10 लाख रुपया देगा। लॉजिकल है। सेकेंड सिनारियो, आपके गोडाउन में 10 लाख का गुड्स है, आपने 10 लाख का इंश्योरेंस का फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया, आग लग गया, 5 लाख का गुड्स जल गया, 5 लाख का बच गया। इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू हाउ मच? नुकसान कितने का हुआ? वापस मैंने आपको 5 लाख दे दिया, यू आर बैक इनटू द सेम पोजीशन ऑफ 10 लाख का ओनरशिप। यस और यस, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। जितना नुकसान हुआ है उतना देगा। आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया था, आग लग गया, छोटा मोटा नुकसान हुआ, खाली 10,000 का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू 10,000 ओनली। आप बोलेगा साला मेरा प्रीमियम 22,000 रुपए का है, तुम 10,000 दे रहा है मेरे को, इतना ही देगा। जितना नुकसान हुआ है उतना ही देगा। समझ में आ रहा बात? दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये क्लियर है? जो नुकसान हुआ उसको कंपनसेट करेगा। ओनली दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। क्यों? ह्यूमन वैल्यू इज प्राइसलेस, यू कैन नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी। मेरे मरने से कितने का नुकसान हुआ मेरे को रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते आप। इसके लिए उसमें सम एश्योर्ड जो लिखा है उतना पैसा मिल जाएगा एक साथ। आपने बोला था 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ तुम्हारे घर पे आ जाएगा। आपने 5 करोड़ का पॉलिसी निकाला, 5 करोड़ आ जाएगा। आपने 15 लाख का पॉलिसी निकाला था, 15 लाख आपके घर पे आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। यस सर। हाँ, उसने खुद ने कांडी लगाया रहेगा। आया था, आता उसके ऊपर भी आते हैं हम लोग, आ रहे हैं उसके ऊपर भी। देखा सी, ये सोच रहा है आप लोग, ये मैं प्रिंसिपल्स पढ़ा रहा हूं जिसके बेस पे पूरा दुनिया भर का इंश्योरेंस कंपनी काम करता है। और ये लोग ने ये प्रिंसिपल क्यों बनाया? क्योंकि ऐसे सोचने वाले लोग हैं। हाँ, मैं जानबूझ के कांडी लगाया तो। वी आर टिपिकल इंडियंस। जो चीज मना करेगा वो पहले करेगा। उसमें क्या बोला है? जितना नुकसान हुआ है देगा। अपने को फायदा कैसे करने का वो सोचने का अपने को, उसके तोड़ हैं, उसका भी आंसर आएगा, आपको पता चलेगा। सी, एट द एंड ऑफ द डे ना, ह्यूमन बीइंग को कोई जीत नहीं सकता है। मैं कितने भी नियम बना लूं, कितने भी प्रिंसिपल बना लूं, तेरे को जहां पे उंगली करने का तू करेगा ही करेगा। वो तो होना ही है। इसके लिए तो अदालत बना के रखा ना, इसके लिए कोर्ट है, जुडिशियरी है, तो वहां पे फिर आमना सामना होगा, वहां पे फिर एविडेंस प्रूफ वगैरह आएगा। बट यस, ऐसा सब ना हो इसके लिए ये सब नियम बनाए हैं। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। लुक एट द एग्जांपल गिवन।
If the goods worth rupees 3 lakhs are destroyed and insured value is rupees 4 lakh, then the insurance company shall pay the insured only rupees 3 lakhs. However, if the insured value is 2 lakh, the company shall pay only rupees 2 lakh and not the 3 lakh. Even this is important. अभी आपने 10 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, लेकिन गोडाउन में गुड्स 15 लाख का रखा और आग लग गया और पूरा 15 लाख का नुकसान हो गया. इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का था? हम 10 लाख ही देगा और तुमको 15 लाख नहीं दे सकता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू decided. Principle of subrogation. This is very important. Principle of subrogation. प्रिंसिपल सब्रोगेशन का मतलब है, ये खोपड़ी लोग अभी अभी जिन लोगों ने बात किया ना, ऐसो कसो हमको कैसे मना कर सकता, अपन तो प्रॉफिट करना ही चाहिए, करना ही चाहिए. And then there were certain incidents. These are live examples what I am giving. The example which I gave, a person purchased a new fresh brand car from the showroom. 20 लाख रुपए का गाड़ी खरीदा है भाई साहब ने. कंपलसरी है, इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो रोड पे नहीं आ सकता है. 20 लाख का गाड़ी लिया है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी. दूसरे दिन भाई साहब लोनावाला जा रहे घूमने के लिए. एंड लोनावाला घूमते घूमते पता नहीं कैसे उसका गाड़ी का एक्सीलेटर ज्यादा दब गया या ब्रेक नहीं लगा या व्हाटसएवर, गाड़ी गया नीचे. नीचे ऐसे ज्यादा नहीं, यही कोई 300-400 मीटर नीचे. ऐसा रोल आउट होते होते ढाम 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 करके गिर रहा है नीचे 300-400 मीटर. एंड जब वो नीचे जाके रुका, वो जो 20 फुट लंबा गाड़ी था वो 6 फुट का हो गया. दोनों बाजू से दब रहा है ना, पूरा खत्म हो गया. अब भी कल शोरूम से लेके आया है, 20 लाख रुपया रोकड़ा दिया है, इंश्योरेंस कंपनी को भी 25,000 का चेक दिया है, एंड 24 घंटे के अंदर एक्सीडेंट हो गया. अब एक्सीडेंट हो गया, आपको तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने का, भाई लोचा हो गया. अब इंश्योरेंस कंपनी आएगा उधर, उसके सर्वेयर आएंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फोटो फोटो निकालेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे. रिपोर्ट बना के वो लोग ने लिख दिया, साहब खत्म, समोसा बियॉन्ड रिपेयर, स्टेयरिंग इधर है कि इधर है समझ में नहीं आ रहा है, खत्म हो गया, क्लेम पास. 20 लाख रुपया आपको मिल गया. नाउ पर्सन लाइक दिस इज हैप्पी. अपन इंश्योरेंस कंपनी को मामू बनाया. कैसा मामू बनाया रे तू? हाँ, अपने को देख पूरा 20 लाख का चेक मिल गया. अरे तो तू गाड़ी भी तो 20 लाख रुपए का था. अरे येड़ा आदमी, गाड़ी तो नया आ जाएगा 20 लाख में, लेकिन वो जो 6 फुट का समोसा बचा है ना, उसको अपन भंगार में बेचेगा. अरे मर्सिडीज का तो टायर भी चोर बाजार में 4,000 का बिकता है एक टायर. 4 टायर तो रहता ही है. 16,000 तो उधर कमाया, प्लस वो 3 टप्पर ऐसा वजन के हिसाब से, किलो के हिसाब से बेचेगा. हाँ, तो भी उसका 30-40 हजार तो आ जाएगा. 50,000 तो पक्का किधर भी नहीं गया अपना भाई. एंड द मोमेंट ही थिंक्स, अंडरस्टैंड, ऐसा सोचने वाले लोग हैं, ये लाइव है, मतलब ये एक्चुअल हुआ है इंसिडेंट. Because that person was not aware about that there is a principle of subrogation. Principle of subrogation says if insurance company has paid you full and final amount, then that bhangar becomes the ownership of insurance company. You have no rights on that. That is, ownership is transferred. That is called principle of subrogation. वो जो भी हाफ डैमेज, अनडैमेज, जितना भी वो चीज पड़ा था ना, एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पूरा पैसा दे दिया, योर ओनरशिप इवन ऑन दैट भंगार स्क्रैप इज ऑल्सो गेट ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी विल टेक अवे दैट और उसको बेच बाच के लेके आएगा. ऐसे इंडिया में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं. चोरी करवा लेते हैं, खुद ही चोरी करवाता है, एंड इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डालेगा, हाँ मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया.
इंश्योरेंस कंपनी का पुलिस में लिखा, हाँ अपन पुलिस में एफआईआर भी लिखा है, देखो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, सॉरी नहीं मिल रहा है, भाग गया। इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा नया बाइक खरीद के दे देगा भाई, क्योंकि वो जो बाइक चोरी हुआ है वो गांव में आपका छोटा भाई चला रहा है। ये है इंडिया में ऐसा, जिसको फायदा लेना वो लोग लेते हैं। इंडिया में ऐसा बहुत कुछ होता है। मेडिक्लेम का नाम सुना आप लोगों ने? मेडिक्लेम का मतलब क्या होता है? मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया अगेंस्ट माय मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर मैं बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में गया, तो मेरा 5 लाख रुपए तक का हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कंपनी चुकाएगा, जिसके लिए मैंने 20,000 का प्रीमियम भर दिया। हाँ, अभी मेरा दोस्त 10th स्टैंडर्ड तक मेरे साथ था, मैंने कॉमर्स लिया, उसने साइंस लिया, और गलती से डॉक्टर बन गया। अपना दोस्त है, लेकिन अपना दोस्त है, एंड वी आर पार्टनर्स इन क्राइम्स। मिला बहुत साल के बाद वापस से, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, अरे वो इधर उधर का सब कॉलेज विलेज का मस्ती का सब बात किया। फिर बोला यार थोड़ा इतना साल के बाद मिले, चलते हैं अपन थोड़ा गोवा बिवा किधर घूम के आते हैं इधर। तो भाई साहब बोलता है और पैसा नहीं है अभी ज्यादा है। बोलता है पैसे का क्या जरूरत है, पॉलिसी है क्या, मेडिक्लेम है कि नहीं है? हाँ है। तो खत्म हो गया ना, मेरा हॉस्पिटल है, तेरा एडमिशन का पेपर बना देता हूं कि तू मेरी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तेरा रिपोर्ट निकलवा लेते हैं सब, तेरा ऑपरेशन करवा देते हैं ऑन पेपर, और तू क्लेम डाल दे, 2 लाख रुपए का क्लेम डाल दे, मैं 2 लाख रुपए का बिल बना देता हूं, इंश्योरेंस कंपनी तो मेरे को 2 लाख रुपए का पेमेंट कर देगा। सेम थिंग हैपेंड, ये दोस्ती निभाया, डॉक्टर दोस्त ने ऐसा हॉस्पिटल का 2 लाख का बिल बना दिया। अब डॉक्टर ही खुद बनाएगा तो ऑथेंटिक बनाएगा ना, सब पक्का पक्का रिपोर्ट बनाया, इंश्योरेंस कंपनी ने सब वेरीफाई करके हॉस्पिटल के नाम पे 2 लाख का चेक दे दिया। चेक आ गया, हाँ, अपन दोनों गोवा का टिकट घूम के आया, 50,000 रुपया गोवा में उड़ाया, 1.5 लाख में से 75 तेरा, हाँ 75 मेरा, और मजा नहीं लाइफ। ऐसा साल में 2-3 बार कर लेने का, या 2-3 साल में एक बार तो कर। ये इंडिया में ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे बाकी सब जान तो इतने चिंदी चोर है ना अपने यहां पे, गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला है, गाड़ी का हल्का सा डैमेज हुआ है, हल्का सा सिग्नल पे किसी ने पीछे से ऐसा ठोक दिया, डेंट लग गया है खाली, उसका इंश्योरेंस क्लेम निकालने के लिए जा रहा है, तो गैरेज वाले के पास गया, गैरेज वाला बोलता है ये गैरेज वाला देख के बोलता है साहब 2700 रुपए का खर्चा आएगा। बोलता है चरिया 1 जीरो ज्यादा लगा, 27,000 का बिल बना, इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, इंश्योरेंस कंपनी 27,000 देगा, 2,000 तू ज्यादा रख रहे, 2700 के बदले 4700 रख ले, तो वो भी क्यों नहीं बनाएगा, उसको तो जीरो ही करने का था, एक जीरो ऐसा जैसे गिनने का, ऐसा घुमाने का, पेन घुमाने का 2,000 रुपया मिल रहा है अपने को, हाँ तो मजा नहीं लाइफ। ये होता है इंडिया में, बट सब ना हो उसके लिए से सब प्रिंसिपल्स बनाए हैं। 5th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अभी बहुत से लोग खोपड़ी होते हैं, हाँ अपन गोडाउन में 10 लाख रुपए का गुड्स रखा है, उसका इंश्योरेंस निकालेगा, हाँ तो मार्केट में तो कितना इंश्योरेंस कंपनी है, अरे अपन 4 इंश्योरेंस कंपनी से निकालते ना, और बाद में इसको जैसे मन किया ऐसा खुद कांडी लगा दिया, मालूम नहीं सर कैसा आग लग गया हमको। अभी इंश्योरेंस कंपनी ए से भी 10 लाख का क्लेम करेगा, बी से भी 10 लाख, सी से भी 10 लाख, डी से भी 10 लाख, हाँ मजा नहीं लाइफ। ऐसा हुआ बहुत कुछ, तो वो लोग ने प्रिंसिपल बना, ऐसा नहीं करने का, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। 4 इंश्योरेंस कंपनी मिलकर तेरे को 10 लाख देगा भाई अभी आज के बाद, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलता है
कि तेरा जितना नुकसान हुआ है उतना मिलना चाहिए तेरे को. We will put you back into the same position where you were before the unforeseen event. So all four insurance company have to contribute together. They will contribute together. आपको पैसा मिलेगा नहीं, एक पैसा भी एक्स्ट्रा कमाने को देगा नहीं, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मना करता है. लाइफ इंश्योरेंस में कहां आएगा ये सब चीज, बिकॉज ह्यूमन लाइफ को मेजर ही नहीं कर सकते ना आप. 6.1 प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस? इट सेज दैट अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो आप देखो कि आपके साथ ऐसा कुछ घटना दुर्घटना ना हो जाए, और अगर गलती से हुआ तो अपने नुकसान को कम से कम हो, वो देखने का काम आपका है. नहीं समझा? अरे आपने आपका गोडाउन में 10 लाख रुपए का गुड्स रखा, उसका फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया, तो उधर नो स्मोकिंग का बोर्ड तो लगाओ. तुम्हारा वॉचमैन रोज बैठ के बीड़ी पीता रहता है, उसके साथ और उसके 4 यार दोस्त बैठे रहते हैं, आधा आधा बीड़ी जला जला के उधर ही छोड़ देता है, तो आग तो लगेगा ना नालायक. फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, रखने का फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी है, फायर एक्सटिंग्विशर इज कंपल्सरी, उसके बगैर नहीं चलेगा. अच्छा गलती से आग लग गया, आपका दोस्त आपके नेबर्स सब लोग ऐसा घर से ऐसा बाल्टी उठा उठा के आके ऐसा 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 सब लोग पानी डाल रहा है, आप उधर बैठ बीड़ी पी रहा है, वो भाग रहा है ऐसे एक एक बकेट उठा के लेके आके ऐसा ऐसा पानी डाल रहा है. चलिए बैठ ना, तू भी बीड़ी पी. काय को? हाँ अपना इंश्योरेंस है. आपको क्लेम मिलेगा नहीं, बिकॉज यू हैव नॉट ट्राइड योर लेवल बेस्ट टू मिनिमाइज द लॉस. वो फायर ब्रिगेड को फोन कर, अरे छरिया रखना फोन, अपना इंश्योरेंस है, ऐसा चलेगा नहीं. You have to try your level best to get that loss at the minimum. पहले तो ये कोशिश करना चाहिए कि आग लगे ही नहीं, और अगर गलती से लग गया तो उसको बुझाने का, उसमें से होने वाले नुकसान को कम से कम करने का पूरा प्रयास आपका होना चाहिए. आपको अदरवाइज क्लेम मिलेगा नहीं. यस सर. हाँ तो होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी देगा ना आपको, मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको देगा. यू विल हैव टू पे टू दी फायर ब्रिगेड. फायर ब्रिगेड विल चार्ज ऑब्वियस, लेकिन तेरा नुकसान तो बच गया ना. फायर ब्रिगेड कितना लेगा आग बुझाने का? 10,000, 20,000, 30,000. तेरा 10 लाख का नुकसान तो इंश्योरेंस कंपनी भर रहा है ना तेरे को. एंड द लास्ट वन is the principle of causa proxima. Now, what is the meaning of causa proxima? Sometimes it may happen कि जो भी आपको लॉस हुआ है उसमें एक से ज्यादा कारण मौजूद है, and it is difficult to identify. So the nearest cause of the loss will be taken into consideration. Third last bench, corner. Yes, you. पढ़ तो जरा क्या लिखा है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा. नाउ दिस सेज दैट ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि 2 रीजन है जिसकी वजह से कि नुकसान हुआ है. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आपने गोडाउन में जो गुड्स रखा है उसका फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया है. अब उसमें चोर आ गए चोरी करने के लिए, एंड वो लोग चोरी करके जा रहे हैं. 1 लाख का गुड्स चोरी करके निकल भी चुके हैं. उनके ट्रक में उन्होंने लोड भी कर दिया, पीछे ट्रक खड़ा है उनका भी, टेम्पो खड़ा है, उसमें 1 लाख का गुड्स भर भी दिया वो लोगों ने. दूसरा सब गोनी वगैरह उठा के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. वहां पे लालटेन पड़ा था, पैर लग गया, लालटेन गिर गया, उसमें से सब
आग लग गया, अब ये चोर लोग को लगा कि ये तकलीफ है, चलो भाग जाते हैं। 1 लाख का गुड्स लेके भाग गए और बाकी का 9 लाख का गुड्स जल गया। यू अंडरस्टैंड दिस? आपका फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी है, बात समझो। 1 लाख का गुड्स चोरी हुआ है, 9 लाख का जल गया है। लेकिन ये इवेंट का कॉज क्या था? चोरी था या एक्चुअल फायर था? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा बात को? सो फर्स्ट तो नियरेस्ट कॉज विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि एक्चुअली चोरी हुआ और चोरी करते करते फायर हुआ है। ऑब्वियसली आपके पास फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी, तो आपको 9 लाख का कंपनसेशन मिलेगा, वो 1 लाख जो चोरी हो गया है उसका कंपनसेशन मिलेगा नहीं। एंड वाइस वर्सा, यस। कई बार आग लग गया गोडाउन में, लोग आग का फायदा उठाते हुए चोरी करके भाग जाते हैं। अरे आग लगा ना, वो लोग आएगा तब तक नीचे से सामान गायब कर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया कहीं पे, तो जो चोरी हुआ है उसका पैसा नहीं मिलेगा। एंड अगर आपने उल्टा किया होता, आपने चोरी का इंश्योरेंस लिया है बट फायर का नहीं लिया है, तो चोरी जितना हुआ है उसका मिलेगा, फायर का पैसा मिलेगा। यस सर, पार्डन? दैट इज वेयर द इंश्योरेंस कंपनीज एक्सपर्टीज लाइज। दे नो हाउ टू कैलकुलेट इट। सबसे पहले ऑब्वियसली वो लोग तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा कि तुम्हारे गोडाउन का इन आउट का एंट्री क्या है। सो आज शाम का आपका एंट्री कितना था, मतलब एज पर दिस रिकॉर्ड आपके इधर कितने का सामान पड़ा था। उसके बाद डैमेज कितना है, हाफ डैमेज कितना है, फुल डैमेज कितना है, यूजेबल कितना है, अनयूजेबल कितना है, उसका सब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ऑफ कोर्स दिस एवरीथिंग विल बी सम अप्रोक्सीमेट बेसिस, एंड व्हाट एवर इंश्योरेंस कंपनी सेज यू हैव टू टेक इट। You cannot challenge it in the court. Yes sir. क्यों मिलेगा? आपने पॉलिसी किसका निकाला है? कैश काउंटर का निकाला है या गुड्स का निकाला है? तो गुड्स का पैसा दे रहा है ना तेरे को, वो तेरे गल्ले का निकाला था। ईश्वर, पैसे का इंश्योरेंस नहीं हो सकता ना, गुड्स का हो सकता है। मनी इज नॉट गुड्स। So these are all 7 principles. My sincere request to all of you, I am giving 3 to 5 minutes time to all of you. Keep mum, मुंह पे पट्टी लगाओ, चुपचाप बैठो, ये 7 के 7 प्रिंसिपल पूरा एक बार पढ़ लो, गो थ्रू कर लो, देख लो, समझ लो, एक्टिंग कर लो। कुछ नहीं समझा तो पूछ लो। हाँ बोलो, किसको डाउट है? और सब चोर डाकू लोग अपना ही बैच में है सब। हाँ बोलो बोलो। उसका वही मैं बोल रहा हूं, कितना वैल्यू है वो तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है, राइट? एंड नॉर्मल एक कैसा होता है, एक देयर आर सर्टेन रूल्स। आपका गोडाउन है तो गोडाउन में तो गुड्स आएगा जाएगा, एज पर नीड आप लेके आते हो, लेके जाते हो, तो देयर हैज टू बी वन एंट्री। स्टोर रूम का एक बुक होता है, इन एंड आउट। 50 किलो 50 मीटर गुड्स आया, 500 मीटर गया, दोपहर को वापस 300 मीटर आया, 50 मीटर गया, रिकॉर्ड हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना मीटर कपड़ा था एंड पर मीटर का रेट क्या चल रहा है, उसके हिसाब से उसका कॉस्टिंग आएगा। चोरी का क्यों ही मिलेगा तेरे को? अरे तो चोरी कैसे हुआ? इन तो था, तो बात समझ। ये गोडाउन है, ये क्लासरूम इज अ गोडाउन। बाहर जो 2 ऑफिस बॉय बैठे हैं, अंदर जितने भी लोग आते हैं उसका एंट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इसमें से 4 जन खिड़की से कूद गया, लेकिन एंट्री तो है कि नहीं? तो फिर अरे क्यों मिलेगा? अगर तूने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, फायर का मिलेगा, चोरी हुआ है उसका क्यों देगा? अरे जितना जल गया ना उसमें से उसको माइनस किया जाएगा, थोड़ा मैथमेटिक्स होता है उसमें।
वही तो कैलकुलेशन है ना भाई, कितने का जल गया, दैट इज हाउ दे कैलकुलेट. दिस आर अप्रोक्सीमेट फिगर्स ऑलवेज. इंश्योरेंस कंपनी जो भी फिगर देगा यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और इधर यू हैव टू प्रूव. एक तो आप लोग गोडाउन वगैरह जो मेंटेन करते हो ना, उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन करता नहीं है. पहले तो आप उधर फंसे हो कि ये मेरे को 5 लाख में से 5,000 भी देगा कि नहीं देगा. मिटिगेशन ऑफ लॉस वाला मगजमारी होता है. फायर एक्सटिंग्विशर चल नहीं रहा है. फायर एक्सटिंग्विशर में जो गैस होता है ना, वो आपको रिन्यू करना पड़ता है. हर 2 साल 3 साल में उसका रिन्यू करना पड़ता है सिलेंडर को. वो हम लोगों ने किसी ने देखा नहीं. वो पिछले 5 साल से पड़ा है. वो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो भी चेक होगा. तुम्हारा फायर एक्सटिंग्विशर तो चल ही नहीं रहा है, तुमने रिप्लेस क्यों नहीं किया? दैट मीन्स यू हैव ब्रोकन द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. क्लेम रिजेक्टेड. बहुत सारा चीज है भाई. आपके सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएंगे, आसपास के लोगों का रिपोर्ट लिया जाएगा, उन लोगों का बयान लिया जाएगा, सब कुछ लिया जाएगा. आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किए जाएंगे, इनका एंट्री कितना है, आउट का एंट्री कितना है. दिस आर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. इट्स नॉट इजी टू टेक क्लेम्स. स्पेशली फायर इंश्योरेंस का क्लेम करना इज सो डिफिकल्ट. जब आपका पेपर वर्क बरोबर है तो क्लेम निकल जाएगा. पेपर वर्क में अगर कॉम्प्लिकेशन है, आप कैजुअली बिहेव कर रहे हो, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो गए. पार्डन? जल सकता है. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज, इंश्योरेंस कंपनी का जब कॉन्ट्रैक्ट होता ना, तब आपको पहले एक्सप्लेन किया जाता है कि आप ये पॉलिसी ले रहे हो तो आपको क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा. एक कॉपी ऑफिस में मेंटेन करना पड़ेगा इन एंड आउट का. जितना भी गुड्स आता ना, तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट बार वाले को जाता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी. रिकॉर्ड डबलिंग होता है. तो नहीं मिलेगा, उसमें क्या है. अरे भाई, उसका सर्वर होता है, मॉडर्न होता है उसका. अरे पहले के जमाने में कहां सीसीटीवी थे, मेरे को बता, तब भी क्लेम मिलता था ना. मिलेगा, मैं वही तो बोल रहा हूं ना. सीसीटीवी इन्वेस्टिगेशन होगा. सीसीटीवी है तो उसके फुटेज चेक किए जाएंगे, सीसीटीवी नहीं है तो सबका बयान लिया जाएगा. इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही होगा. There was a movie on that. I forgot the name of movie, but I think it was acted by Akshay Kumar. It was some old movie. In that, अक्षय कुमार टेक्स द इंश्योरेंस. उसकी वाइफ का इंश्योरेंस लिया है, एंड देन इट इज बीइंग प्रूव्ड कि उसकी वाइफ का किसी ने मर्डर कर दिया है. अब वो पुलिस उसके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो मर्डरर भाग रहा है सब जगह पे. उसने मर्डर किया नहीं, लेकिन उसके ऊपर ब्लेम आया है एंड इज रनिंग एवरीवेयर. अब यहां पे ये लेडी जो मर गई, उसका इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लिया गया, एंड दैट इंश्योरेंस वाज ह्यूज अमाउंट. some thousands of crores of rupees money. So इंश्योरेंस का क्लेम उसको मिल रहा है, मतलब पास हो गया. इधर इंश्योरेंस कंपनी अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. Now insurance companies somehow get in touch with that murderer who is on the run. अब ये लोग दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब पता चलता है कि this is the game played by Akshay Kumar and his wife is not dead. Something like that. And his wife is still alive in some foreign country. Both are living a very lavish life by taking money from insurance company. So ऐसा होता है. ये ऑफिशियल, मतलब these are based on true events and true incidents. हाँ हाँ, you have to appoint a nominee. Now he is having a simple question. He said that मेरा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर मुझे कुछ हो गया माई फैमिली कैन क्लेम, बट वॉट इफ एंटायर फैमिली डाइज बिफोर आई डाई, देन हु विल क्लेम? देन हु विल क्लेम? कितना दिमाग चलाते हैं लोग, देखो.
The simple answer for this is ईश्वर. लिसन, इसमें कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड एज नॉमिनीज. आप जब प्रपोजल फॉर्म भरते हो तो उसमें नॉमिनी का नाम लिखा जाता है. नाउ इफ दैट नॉमिनी डाई, you can change the nominee, you can reintroduce somebody else, right? Today I took the insurance policy, made my wife as my nominee. मेरा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वाइफ को नॉमिनी बनाया, लेकिन वाइफ के साथ मेरा डिवोर्स हो गया. मेरे को उसका शक्ल भी पसंद नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा कोई बेनिफिट उसको मिलना चाहिए. एंड देन आई मैरिड टू समबडी एल्स. तो इसका नाम कट करके दूसरी वाली का लिख सकता ना. हाँ, दूसरी वाली के साथ भी पंगा हो गया, दूसरी को कट करके तीसरी का लिख सकता है. नॉमिनेशन कैन चेंज. कम अगेन. मेरे को सच में सुनाई नहीं दे रहा है, ट्रस्ट मी. कैन वी कीप साइलेंस? यस. Then it goes to the what you can say, आपका there is a proper word on that, legal hair होते हैं आपके, उसको जाता है. लीगल हेयर का मतलब होता है इन दी आईज ऑफ लॉ, आपके जो ब्लड रिलेशन में, जो आपके नियरेस्ट ब्लड रिलेशन जो है ना, तो उसका ऑलरेडी इंडियन इनहेरिटेंस एक्ट है. तो इंडियन इनहेरिटेंस एक्ट के हिसाब से आपकी सारी प्रॉपर्टी एसेट्स उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, भले आपने उसका नाम लिखा है कि नहीं लिखा है. अपने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ना, व्हील बनाना पड़ता है. वसीयत करके बोलते हैं व्हील. नाउ इंडिया में कोई बनाता नहीं है वसीयत, एक्सेप्ट दोज अल्ट्रा रिच कैश रिच पीपल. उसके अलावा आम इंसान, मेरे आपके जैसे पप्पा, अपने पप्पा कभी ऐसा बना नहीं मेरा प्रॉपर्टी मेरे बेटे को ट्रांसफर, ऐसा होता नहीं है. लिखता कोई नहीं है, लेकिन ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? होता है, बिकॉज देयर इज अ लॉ. सो बाय डिफॉल्ट आपको ट्रांसफर आ जाता है. चलो, एनी डाउट? ईश्वर, हाँ, फ्रॉड वाले ही आएगा सर. देखो किधर किधर फ्रॉड करने का 3-4 रास्ता तो मैंने ही बता दिया तुम लोग को. बस जितना ज्यादा बात करोगे उतना लेट छोड़ेगा. जितना ज्यादा बात करोगे उतना लेट छोड़ेगा. As I said, this question is for 8 marks. I explained you the concept. आंसर को इस तरह से याद रखना पड़ेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा. इसके लिए मैंने पढ़ने का टाइम दिया. व्हेन यू रीड, यू हैव टू कीप पेन एंड पेंसिल इन योर हैंड, रीड ईच लाइन, एंड इफ यू कम अक्रॉस एनी वर्ड, एनी सेंटेंस वेयर यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन, आस्क मी राइट नाउ. Pardon? Nice is a company. Chalo. What is insurance? You have to read this line loudly. Insurance
बकवास, फिर से पढ़ो। याद रहेगा? से नो, एक बार में कभी किसी को याद रहा है तो अच्छे से याद रखने के लिए 2 बार तो पढ़ना पड़ेगा। यस और यस, तो दूसरी बार पढ़ो। अभी याद रहेगा? ऐसा होता नहीं है, इतिहास गवाह है, 2 बार में भी किसी को याद रहता नहीं है। अच्छे से करने का है तो 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए। पढ़ो तीसरी बार। अब याद रहेगा? ऐसा बोलने का नहीं, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस स्टूडेंट चौथी बार भी पढ़ता है। स्टार्ट। अभी याद रहेगा? ऐसा बोलने का नहीं, अपने आप को क्रॉस वेरीफाई करके बोलने का। सर एक बार में बिना देखे बोलता हूं। सब लोग आसमान की तरफ देखेंगे, नीचे डेस्क पे कोई नहीं देखेगा। आसमान की तरफ देख के बोलो सब लोग, नालायक लोग। स्टार्ट। इसके लिए बोल रहा था, ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। ईश्वर, वापस दे रहा हूं मौका सबको, पढ़ो एक बार। अभी याद रहेगा? अभी बोलो बिना देखे फटाफट। How many principles? Which are those? Number 1. Number 1. Number 2. Locha. Number 2. Number 3. 4. 5. 6. 7. याद रहेगा? ऐसा बोलने का नहीं। अच्छा स्टूडेंट 2 बार तो बोलता ही बोलता है, बोलो दूसरी बार। याद रहेगा? अभी आप लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो बोल ही दो तीसरी बार। पक्का याद रहेगा? अभी वापस जो डेफिनेशन मैंने बोला था, डेफिनेशन विथ 7 प्रिंसिपल एक साथ बोलने का। स्टार्ट। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, whereby the
ये आप लोगों के लिए पूरे साल का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है. Whenever I will come in your batch, whether it is a morning lecture, midday lecture, afternoon lecture, evening lecture, nobody will greet me good morning, good afternoon, good evening. The moment I sit on this chair, you will start speaking the definition of insurance with the 7 principle of insurance. This is a standing instruction throughout the year till we go for the board exam. Whenever I come in front of you, you have to speak this, except we meet on road somewhere. So कैसे बोलोगे? ये लास्ट 3 वाला बरोबर बोला आप लोग. मेरे को चाहिए ऐसा ही जोर से पूरा एक साथ सब लोग एक सुर में एक आवाज में इंग्लिश में एक साथ बोलेंगे जोर से. स्टार्ट. I am impressed.